एक क्षण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध पर विचार करें और उस महान ऐतिहासिक आपदा के दौरान हुई कुछ सबसे विनाशकारी घटनाओं पर ध्यान दें। वारसों की बमबारी, लंदन पर ब्लिट्स, पर्ल हार्बर पर हमला, टोक्यो की आगजनी और हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी। मैं यह बात युद्ध की भयावहता की याद दिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह समझाने के लिए कह रहा हूं कि आज दुनिया के महासागरों में पनडुब्बियों के बेड़े घूम रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए सभी हथियारों से अधिक आग्नेय शक्ति है। यह मानव क्षमता का एक चौंकाने वाला उदाहरण है कि इतनी विध्वंसक शक्ति वाले हथियार बनाए गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों या एसएसबीएन के रूप में जानी जाने वाली ये गुप्त पानी के नीचे की दिग्गज चुपचाप और गुप्त रूप से दुनिया के महासागरों की गहराइयों में गश्त करती है, उस दिन की प्रतीक्षा में जो उम्मीद है कि कभी नहीं आएगा, जिस दिन परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा, जिस दिन दुनिया का अंत हो जाएगा। और फिर भी जबकि यह तर्क दिया जा सकता है कि इन हथियारों का कभी उपयोग नहीं किया गया है, यह भी तर्क दिया जा सकता है कि पिछले 6 दशकों में हर दिन हर घंटे इनका उपयोग किया गया है, क्योंकि इनका असली शक्ति दुश्मन को नष्ट करने में नहीं है, बल्कि दुश्मन में डर पैदा करने में है, जिससे वे युद्ध शुरू करने से पहले ही रुक जाते हैं, जिसे परमाणु निवारण के रूप में जाना जाता है। ऐसी अद्भुत अग्निशक्ति को बनाए रखते हुए शांति बनाए रखने की यह अवधारणा इस पर निर्भर करती है कि दोनों पक्ष ऐसे हथियार प्रणालियों का विकास करें जो कम से कम ऐसा प्रतीत हो कि वे उपयोग किए जाने पर अकल्पनीय क्षति पहुंचा सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों ने खतरे के स्तर को बनाए रखने और शांति बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति और प्रदर्शन में वृद्धि की है, हालांकि यह वैश्विक प्रलय की संभावित कीमत पर खरीदी गई है। प्रारंभिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां जैसे 1956 में आई सोवियत संघ की प्रोजेक्ट AV611 में केवल 2 मिसाइलें थीं। सैद्धांतिक रूप से वे 2 छोटे या एक बड़े शहर को नष्ट कर सकती थीं। एक आधुनिक एसएसबीएन जैसे कि अमेरिकी ओहायो क्लास अब 24 ट्राइडेंट मिसाइलें ले जाती है, जिनमें से प्रत्येक में 8 स्वतंत्र रूप से लक्षित वॉरहेड्स होते हैं, जिसका अर्थ है कि एक अकेला ओहायो पश्चिमी यूरोप के भू राजनीतिक मानचित्र को नष्ट करने और हजारों मील भूमि को आने वाले सहस्राब्दियों के लिए विकिरणित बंजर भूमि में बदलने में सक्षम है। विनाशकारी क्षमता विकसित करने की समस्या यह है कि आप इसे तब तक वास्तव में परीक्षण नहीं कर सकते जब तक कि आप पृथ्वी को भारी नुकसान न पहुंचाएं। परमाणु वॉरहेड्स के बिना मिसाइलों के परीक्षण में एक समय में एक पनडुब्बी से केवल 1 या 2 मिसाइलें ही दागी जाती थीं। इस तरह वर्षों तक एसएसबीएन के चालक दल, जो अपनी नौकाओं को बूमर्स कहते थे, इस सिद्धांत पर ही काम करते रहे कि यदि समय आता है तो वे अपने संपूर्ण परमाणु हथियारों को सुरक्षित व प्रभावी तरीके से लॉन्च कर सकते हैं, भले ही इन्हें कभी इस्तेमाल न किया गया हो। 1980 के दशक में जैसे जैसे शीत युद्ध अपने अंतिम और सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश किया, सोवियत नौसेना ने अपने एसएसबीएन का अंतिम परीक्षण करने की योजना बनाई, जिसमें मिसाइलों की पूरी सल्वों का प्रक्षेपण शामिल था। यह ऑपरेशन बेहेमोथ की कहानी है। 1950 और 60 के दशक की उथल-पुथल के बाद, जब परमाणु टकराव लगभग तय था, अमेरिका और सोवियत संघ 70 के दशक में एक आशावादी दौर में प्रवेश कर गए। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास के बावजूद विश्वव्यापी परमाणु हथियारों की संख्या कम करने का सचेत प्रयास किया गया। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स के समझौतों ने परमाणु भंडार के विकास को सीमित करने और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हथियारों पर रोक लगाने में मदद की। दूसरे मामले में माना गया कि ऐसे हथियारों का विकास जो बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रभावहीन कर सकते हैं, एक पक्ष को यह सोचकर युद्ध छेड़ने को प्रेरित कर सकता है कि उन्हें अब विनाशकारी प्रत्याक्रमण का खतरा नहीं है। संबंधों में सुधारशील युद्ध का अंत नहीं था, परंतु यह निश्चित रूप से तनावों में कमी और एक बेहतर भविष्य का प्रतिनिधित्व करता था। 17 जुलाई 1955 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों और सोवियत कॉस्मोनॉट्स की कक्षा में मुलाकात 10 साल पहले अकल्पनीय घटना
सहयोग के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है इसका प्रतीक थी। दो घटनाएं 70 के दशक में हासिल की गई सभी अच्छाई को पूरी तरह तोड़ देंगी। पश्चिम में ब्रिटेन और अमेरिका ने क्रमशः मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन के रूप में कट्टरपंथी दक्षिणपंथी नेताओं को चुना। दोनों नेताओं ने सोवियत संघ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का प्रचार किया, जिसे रीगन ने दुष्ट साम्राज्य कहा और स्टार वॉर्स के खलनायकों से तुलना की। 1979 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सोवियत सैनिकों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई। सोवियत संघ का दावा था कि वे साम्यवादी सहयोगी की मदद के लिए आ रहे थे, जिसे पश्चिमी प्रभाव वाले विद्रोह ने हिला दिया था। कई पश्चिमी लोगों ने इसे हिटलर के 1939 में पोलैंड पर हमले के समान माना और आशंका जताई कि इससे विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इस तरह दुनिया 1980 के दशक में प्रवेश कर गई, यह सोचते हुए कि क्या वे इस दशक को जीवित बचेंगे। दोनों पक्ष एक दूसरे पर संदेह कर रहे थे कि कहीं वे नए सुपर हथियार न विकसित कर ले जो संतुलन को उनके पक्ष में झुका दे। और सच्चाई यह है कि यही वास्तव में हो रहा था। राष्ट्रपति रीगन का विचार था कि सोवियत संघ को नए हथियारों में निवेश करने पर मजबूर कर वह उसे दिवालिया कर मिसाइलों से युद्ध जीत सकते हैं। अमेरिका ने एक विशाल पुनः सज्जा कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत उन्हें रॉकवेल B-1B लांसर, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर और ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल वाली पनडुब्बियों सहित अत्याधुनिक हथियारों की भारी मात्रा मिली। सोवियत संघ को पता था कि अपनी पुनः सज्जा परियोजना के वित्त पोषण में वे अमेरिका से काफी पीछे थे, जिसके पास रक्षा पर असीमित खर्च करने की क्षमता थी। इस तरह वे जाल के जबड़ों में फंसकर नाचते हुए गए। उनके पास पश्चिम के साथ समानता बनाए रखने के लिए नए हथियारों के अनुसंधान और विकास के लिए खुद को समर्पित करने और अधिक खर्च करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उनके पास एक गुप्त हथियार था, SSBN, उनकी परमाणु संचालित पनडुब्बियों का बेड़ा। 1977 में सोवियत नौसेना ने प्रोजेक्ट 670 श्रेणी के SSBN को तैनात करना शुरू किया, जिसे नेटो ने याकी एक कोड नाम दिया। 16 R-27 पनडुब्बियों से एक मेगाटन की विनाशकारी क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की जा सकती थी। तरल ईंधन वाली मिसाइल की रेंज 2400 किलोमीटर थी। कागज पर यांकी 1 और R-27 पनडुब्बी ने सोवियत संघ को अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइल सशस्त्र SSBN के साथ समानता दी। हालांकि वास्तव में स्थिति कुछ भिन्न थी। सोवियत संघ के लिए समस्या यह थी कि अमेरिका के लक्ष्यों तक अपनी R-27 मिसाइलें पहुंचाने के लिए उन्हें अमेरिकी सीमा पार करनी पड़ती थी। नौसेना के जटिल SOSUS नेटवर्क के सेंसर ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच, जिसे तथाकथित क्रू कैप कहा जाता है। SOSUS, जिसका अर्थ है साउंड सर्विलांस सिस्टम, में निष्क्रिय ध्वनिक सेंसर शामिल थे जो सोवियत पनडुब्बियों को सुनते थे, जो यह नहीं जानती थी कि उन्हें पता चल गया है। एक नाटो पनडुब्बी सोवियत SSBN का पीछा कर सकती थी और जरूरत पड़ने पर इसे नष्ट करने के लिए तैयार रहती थी। जब यांकी 1 सेवा में प्रवेश कर रहा था, सोवियत नौसेना पहले से ही एक नई पनडुब्बी श्रेणी की मांग कर रही थी, जो लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस हो, ताकि वे SOSUS की सीमा के बाहर से अपने परमाणु पेलोड को दाग सकें। परिणाम स्वरूप प्रोजेक्ट 667B मरीना क्लास बना, जो नाटो में डेल्टा 1 के नाम से जाना जाता है। नई पनडुब्बी के कुल आयाम पहले के जहाज से केवल थोड़े बड़े थे। 456 फीट लंबी और सतह पर 7,800 टन विस्थापित करती है, जबकि मूल यांगतीजी के 7,700 टन और 433 फीट थे। हालांकि सबसे स्पष्ट अंतर एक बड़ा मिसाइल कंपार्टमेंट था, जो पाल के पीछे एक कुबड़ जैसी फेयरिंग में था। यहीं पर डेल्टा 1 ने अपने 12 R-29 तरल ईंधन वाली पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों या SLBM का भंडार रखा था। R-29 की रेंज पहले की R-27 की तुलना में लगभग 3 गुना थी, 4,784 मील, जिससे डेल्टा 1 को एक महत्वपूर्ण रूप से बड़ा परिचालन दायरा मिला।
मूल डेल्टा 1 ने दिसंबर 1972 में सेवा में प्रवेश किया और इस विनिर्देश के अनुसार 17 और जहाज बनाए गए जो नाटो के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा थे। डेल्टा श्रेणी की पनडुब्बियों में एक डबल हुल डिजाइन था जिसमें एक मोटी आंतरिक दबाव हुल के चारों ओर एक पतली कम चुंबकीय स्टील की बाहरी हुल लपेटी हुई थी जो इसे ध्वनिक या चुंबकीय पहचान प्रणालियों द्वारा पहचानना कठिन बनाती थी। इसके बावजूद नौसेना अधिक शक्तिशाली होती गई। सोवियतों ने इस श्रेणी के अगले 4 जहाजों में और सुधार की मांग की जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था हुल को 155 मीटर तक बढ़ाना ताकि 4 और वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स के लिए जगह बनाई जा सके, जिससे R-29S की कुल संख्या 16 हो गई। नाटो द्वारा डेल्टा 2 नामित इन 4 जहाजों में ध्वनि रोधकता में सुधार किया गया ताकि उन्हें हाइड्रोफोन से पकड़ना कठिन हो, जैसे नाटो युद्धपोतों और हमलावर पनडुब्बियों में लगे होते हैं। रूसी बेड़े के ये समुद्री राक्षस अधिक शांत और शक्तिशाली हो रहे थे। हालांकि डेल्टा 1 और 1 दोनों फिर भी वही कमी थी, वे एक ही बार में अपने सभी मिसाइलों को नहीं दाग सकते थे। मिसाइलों को अलग अलग सल्वों में दागना पड़ता था जो चालक दल के लिए समस्या थी। पहली दागने के बाद नाटो पनडुब्बी का पता लगाकर उसे नष्ट कर देता इससे पहले कि वह अगली दाग पाती। इस कमी को डेल्टा 3 में संबोधित किया जाएगा जो सैद्धांतिक रूप से अपने पूरे शस्त्रागार को एक ही सल्वों में दाग सकता था। यह विनाशकारी शक्ति का एक नया स्तर था, केवल एक बटन से अरबों जीवन। डेल्टा 3 में एक नया R-29 संस्करण भी शामिल था जिसे R-29R कहा गया। इस नए भयानक हथियार ने पिछले हथियार के बड़े वॉरहेड और ईंधन को 3 छोटे 500 किलोटन वॉरहेड में बदल दिया जो एक लक्ष्य क्षेत्र को नष्ट कर सकते थे और अधिक नुकसान पहुंचा सकते थे। R-29 मिसाइल के आगे के विकास से अंततः R-29 RM स्टीहल का निर्माण हुआ। यह मिसाइल का अब तक का सबसे लंबी दूरी वाला संस्करण था जो 5300 मील दूर के लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम था। वॉरहेड्स की संख्या में एक और वृद्धि देखी गई, लेकिन प्रत्येक की क्षमता कम थी। इस बार इसमें 4-200 किलोटन वॉरहेड्स शामिल थे। सिद्धांत रूप में मिसाइलों को 10-100 किलोटन वॉरहेड्स ले जाने के लिए कॉन्फ़िगर करना संभव था, लेकिन इसे व्यवहार में नहीं लाया गया। समुद्र में इस नए हथियार को ले जाने के लिए डेल्टा का एक चौथा संस्करण डेल्टा 4 तैयार किया गया, जिसमें डेल्टा 3 के सुधारों के साथ नई अधिक सक्षम मिसाइल शामिल थी। डेल्टा 4 और उनकी R-19 RM मिसाइलें 1980 के दशक के मध्य तक संचालन में आ गई, जिसमें K-50A की पहली श्रेणी को 28 दिसंबर 1984 को कमीशन किया गया। हालांकि किसी को पता नहीं था, लेकिन जिस सोवियत साम्राज्य की रक्षा के लिए डेल्टा 4 बनाए जा रहे थे वह गिरने की कगार पर था। 1980 के दशक का उत्तरार्ध सोवियत संघ के लिए अस्थिर काल साबित होगा। अमेरिकियों द्वारा बिछाया गया आर्थिक जाल असर दिखाने लगा था। राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी संघर्षों ने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र को झकझोर दिया और नौसेना भी इनसे अप्रभावित नहीं रही। जब चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपदा ने दुनिया का ध्यान खींचा तो लगभग 6 महीने बाद शुक्रवार 3 अक्टूबर 1986 की सुबह के शुरुआती घंटों में एक संभावित बदतर स्थिति सामने आई जब यहां की 1 क्लास पनडुब्बी K-219 के मिसाइल कंपार्टमेंट में विस्फोट हुआ। अगर इसके चालक दल के वीरतापूर्ण प्रयास न होते जिन्होंने मरम्मत की और जिनमें से 5 इस घटना में मारे गए, तो बरमूडा द्वीप के तट के पास एक थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट का बहुत वास्तविक खतरा था। सोवियत एडमिरल्टी के लिए दुर्भाग्यवश यह सोवियत परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम को प्रभावित करने वाली आपदाओं की सूची में केवल नवीनतम था। आपदा 219 नौसेना के लिए सबसे बुरे समय पर आई। सोवियत संघ अब गोर्बाचेव के नेतृत्व में था, जो पेरिस स्ट्राइका नीति से इसकी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर रहे थे। पश्चिम के साथ संबंधों के फिर से गर्म होने के साथ
सोवियत सेना को भारी वित्तीय कटौती का डर था। उनकी प्रभावशीलता और विश्वसनीयता पर सवालों के साथ सोवियत पनडुब्बी बलों को विशेष रूप से यह साबित करना था कि वे मॉस्को द्वारा विशाल धन निवेश के योग्य थे और उन्हें इसे नाटकीय तरीके से करना था। मार्च 1987 में उन्होंने ऑपरेशन एट्रिना को अंजाम दिया। 5 पनडुब्बियों ने नाटो के पहचान उपकरणों को नजरअंदाज करके अमेरिकी तटरेखा के पास तक नौकायन किया और उसकी तस्वीरें ली। नाटो ने पनडुब्बियों को बंदरगाह छोड़ते हुए देखा था, लेकिन अटलांटिक महासागर में उनका पता नहीं लगा पाया। इससे पश्चिम में पनडुब्बियों को पकड़ने की अवधारणा टूट गई। हकीकत यह है कि पनडुब्बी पौराणिक कथाओं के पटाखे की तरह गहराई से उभर सकती है और अमेरिकी जनता को तबाह कर सकती है, बिना किसी चेतावनी के किसी भी समय। अमेरिकी नौसेना को कांग्रेस के सदस्यों से देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उनकी क्षमता पर शर्मनाक सवाल झेलने पड़े। K219 आपदा के बाद इस ऑपरेशन ने सोवियत बेड़े में मनोबल को बहाल करने के लिए बहुत कुछ किया। इस सफलता पर निर्माण करते हुए सोवियत नौसेना अब एक ही सल्वो में एक पनडुब्बी से लॉन्च किए गए सबसे अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों के रिकॉर्ड को तोड़कर अपनी अंतिम शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती थी। पिछले परीक्षणों में सर्वाधिक 8 मिसाइलें दिसंबर 1988 में याकी 2 क्लास के 140 द्वारा दागी गई थी, परंतु डेल्टा तीसरा और चौथा सिद्धांततः उससे 2 गुना संख्या में दाग सकते थे। अब कई कारक प्रभावित करते हैं कि एक ही सल्वो में कितने मिसाइल दागे जा सकते हैं। इसमें शामिल हैं इन विशाल और शक्तिशाली मिसाइलों के उच्च दबाव प्रक्षेपण से पनडुब्बी के पतवार पर पड़ने वाला तनाव। स्थिरता का भी मामला है। जब बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी करती है तो वह अपने मार्ग, गति और गहराई को स्थिर करती है। जैसे ही पहली मिसाइल ट्यूब से निकलती है, पनडुब्बी का वजन एक तरफ से नाटकीय रूप से कम हो जाता है और मिसाइल के रिलीज की ताकत से हिल जाती है, जिससे जहाज का संतुलन बिगड़ता है। अगर डेल्टा चौथा 2 डिग्री से भी थोड़ा इधर उधर झुकी होती तो अगला लॉन्च कैंसल होना पड़ता। मुकाबले के लिए डेल्टा चौथा लॉन्च के दौरान पनडुब्बी चारों ओर पानी पंप करती है ताकि वजन की भरपाई हो सके, जबकि कंप्यूटर हाइड्रोप्लेन ट्रिम समायोजित करते हैं ताकि स्थिरता बनी रहे। संक्षेप में, डेल्टा चौथा ने जटिल होते हुए भी सैद्धांतिक रूप से इन सभी समस्याओं का समाधान किया था। सन 1979 में सोवियत नौसेना ने एक अद्भुत मिशन के लिए डेल्टा 4 क्लास की K-84 पनडुब्बी को चुना था। 6 अगस्त 1990 को पनडुब्बी ने सतह से लगभग 50 मीटर की गहराई बनाए रखी और परीक्षण मिसाइलों को प्रक्षेपण के लिए तैयार किया। K-84 की पहले से ही तंग सीमाओं को और भी संकुचित कर दिया गया था, क्योंकि बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी इस अभ्यास को देखने के लिए सवार होने का निर्णय ले चुके थे। आंद्रेई मिखाइलोव के अनुसार, जो 18वीं सदी के अंत में सोवियत नौसेना में सेवा कर रहे थे, K-84 के दल के बीच विभिन्न रैंकों के लगभग 50 अधिकारी सवार थे। सभी अपनी नाम को रिकॉर्ड तोड़ परीक्षण से जोड़ना चाहते थे। इससे दल के बीच तनाव स्तर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिन्हें लगा कि उन्हें हर छोटी छोटी बात पर जांचा और आलोचना की जा रही है। स्थिति में आने के बाद पनडुब्बी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास शुरू किया। पहली मिसाइल बिना किसी घटना के अपनी ट्यूब से निकल गई, जैसे कि अगली 4 भी। हालांकि जब छठी मिसाइल लॉन्च करने का प्रयास किया गया तो एक गंभीर खराबी हो गई। मिसाइल से ईंधन और ऑक्सीडाइजर का रिसाव आग का कारण बना और साइलो के अंदर दबाव बढ़ने से मिलकर मिसाइल को उसकी लॉन्च ट्यूब में नष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप शेष लॉन्च रद्द कर दिए गए और K-1 140 का रिकॉर्ड अप्रतिद्वंद्वी बना रहा। हालांकि सोवियत नौसेना हतोत्साहित नहीं हुई और ठीक 2 साल बाद 6 अगस्त 1991 को वे फिर से प्रयास करने के लिए तैयार थे। इस बार पनडुब्बी के 407 के साथ कप्तान सर्गेई येगोरोव के नेतृत्व में। कप्तान येगोरोव ने लॉन्च से पहले टीम को कड़ी मेहनत से प्रशिक्षित किया था ताकि वे हर पहलू को लगभग स्वचालित रूप से निष्पादित कर सकें। परीक्षण के लिए केवल एक वरिष्ठ अधिकारी, रियर एडमिरल लियोनिड साल्निकोव को बोर्ड पर अनुमति दी गई थी। 6 अगस्त
1989 को 21:09 बजे ऑपरेशन बेहेमोथ 2 प्रारंभ हुआ। 1989 को 21:09 बजे ऑपरेशन बेहेमोथ 2 प्रारंभ हुआ। एक के बाद एक 14 सेकंड के अंतराल पर बिना हथियार वाले R-29 RM मिसाइलें अपने लॉन्च ट्यूबों से बाहर निकलने लगी। सतह तोड़ते ही उन्होंने अपने शक्तिशाली रॉकेट मोटर चलाए, जिससे पनडुब्बी कुछ सेकंड के लिए चमकदार रोशनी में नहा गई। लॉन्च के 234 सेकंड के भीतर अंतिम मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था। ऑपरेशन बेहेमोथ 2 सफल रहा और कप्तान येगोरोव और उनके दल ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया जो आज भी कायम है। मगर यह विजय निरर्थक थी। सोवियत संघ के गौरवशाली दिनों में ऐसी सफल ऑपरेशन के लिए कप्तान येगोरोव और उनके दल को अनगिनत सम्मान मिलते। हालांकि 1991 में सोवियत संघ पूरी तरह से पतन के कगार पर था। क्रांति, आर्थिक कठिनाई और राजनीतिक अस्थिरता से हिल चुके ऑपरेशन बेहेमोथ 2 सैन्य हलकों के बाहर लगभग पूरी तरह से अनदेखा रह गया। परीक्षण पूरा होने के मुश्किल से 2 सप्ताह बाद कम्युनिस्ट कट्टरपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ तख्ता पलट का प्रयास किया, जिनके सुधारों को उन्होंने सोवियत संघ की परेशानियों का कारण माना। तख्ता पलट विफल हो गया। आगामी महीनों में सोवियत संघ के और हिस्से टूटकर अलग देश बने। अंततः क्रिसमस दिवस 1989 पर गोर्बाचेव ने सोवियत प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका समाप्त घोषित की। इसलिए उन्होंने सोवियत परमाणु प्रतिरोध के लिए अधिकार बोरिस येल्त्सिन को सौंप दिया, जो अब रूसी संघ के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुके थे। शीत युद्ध का अंत हो चुका था और ऑपरेशन बेहेमोथ जैसे हथियार परीक्षण अब इतिहास का हिस्सा बन चुके थे। इस प्रकार ऑपरेशन बेहेमोथ की सच्ची विरासत शीत युद्ध के अंत के रूप में काम करना था। हमें उस समय की याद दिलाना जब दुनिया भय और संदेह से इतनी जकड़ी हुई थी कि मानवता ने सचमुच अपने विनाश के उपकरण का निर्माण किया। जुलाई 2020 तक K407 का रिकॉर्ड बरकरार है। फिर भी पिछले दशक में रूस ने पश्चिमी देशों को सैन्य रूप से फिर से चुनौती देना शुरू किया है। शीत युद्ध की मानसिकता कि मास्को अमेरिका के समकक्ष प्रौद्योगिकी बना सकता है वापस आ रही है। भले ही ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि रूसी सेना में उन्नत लेकिन पुराने उपकरण हैं। दोनों K-84 और K-407 सक्रिय सेवा में बने हुए हैं और उन्हें अब भी अधिक उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस किया गया है। कुछ विश्लेषकों द्वारा जिसे शीत युद्ध 2 कहा जाता है, उस पृष्ठभूमि में यह संदेह किया गया है कि हाल के रूसी मिसाइल परीक्षण सभी ऑपरेशन बेहेमोथ 2 के परिणामों को दोहराने या उससे भी बेहतर करने के प्रयास की ओर बढ़ रहे हैं, पश्चिम को यह साबित करने के लिए कि रूस एक प्रासंगिक परमाणु महाशक्ति बना हुआ है। ऐसा लगता है कि ऑपरेशन बेहेमोथ का युग एक बार फिर से उभर रहा है।